वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मेरी भूत जैसी शक्ल देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं वहाँ पे बैठ के काम करता हूँ, बट जैसे कि आपको पता है कि बहुत से लोगों का एहसास मेरे को चुकाना है और उसके लिए उनको दिन रात काम करना पड़ेगा। हाँ, उसके बिना मैं वो कर नहीं पाऊँगा जो मैंने कहा है। तो अभी मैं टेबल पे बैठ के काम कर रहा हूँ पूरे समय, है ना, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ थोड़ी बेहतर लाइटिंग है क्योंकि सामने एक लाइट लगा हुआ है, वो वहाँ पे पड़ता है तो ठीक ठाक दिखाई देती है शक्ल। भूत टाइप का नहीं दिखाई देता हूँ वहाँ। वैसे बिना लाइट के भी जानवर से कम नहीं दिखाई देता। एनीवेज, बात करते हैं UFC 278 की। हम जो है फाइट के पास पास बनाएंगे वीडियो, जो एनालिसिस, डीप एनालिसिस वाला होगा लगभग हर एक फाइट का, या फिर कम से कम ऊपर की 4 फाइट तो हम चुनेंगे ही चुनेंगे। पर अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो इस बारे में कि आखिर स्टोरी लाइन क्या है इन सब की। कहने का मतलब ये क्या है कि ये फाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर किस लिए ये फाइट हो रही है और इन फाइट के बाद क्या होने वाला है, इनकी इंपॉर्टेंस किसी के करियर में कितनी है। इन सब के बारे में बात करेंगे, पर बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और जो पहली बार आए हैं वो ये जान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज मिलेगा और कुछ मेरे पास देने को है नहीं आपके पास। जैसे कि आप देख रहे हैं, माइक भी मैं वो दूर रख के बात कर रहा था अभी तक, तो पता नहीं मेरे को मेरी आवाज़ आपको आई कि नहीं आई। और अगर आई है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि नॉलेज आपको मिलेगा। आप जब वीडियो देख के उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, ये मेरा वादा है। अगर नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गाली भी दे के जाइएगा। एनीवेज, जो पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो फाइट है होसे ऑल्डो वर्सेस मरिया मेराब देवाशविली। आई होप ही आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट। अब दोनों अपने करियर के इस जगह पे खड़े हुए हैं जो एक हमेशा से कम एक फाइटर है, होजे आल्डो, जो अपने करियर के 10 साल से एलीट लेवल पे खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ है मराब, जो एलीट के दरवाजे के बाहर खटखटा रहा है। ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये फाइट होजे ऑल्डो जीतता है तो उसके चांसेस हैं चैंपियनशिप फाइट के। मेरे को पता है आपको दूसरे लोग दुनिया भर की बातें करेंगे, बट अगर होजे ऑल्डो डोमिनेट करता है ना इस फाइट को, तो होजे अल्डो अगला टाइटल कंटेंडर होगा। आप ये लिख के रख लीजिए। हाँ, अगर फाइट लंबी खिंचती है और डिसीजन से होती है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज होजे अल्डो इज गोइंग टू चैलेंज फॉर द नेक्स्ट टाइटल। और मेरा मानना है कि टाइटल मिलने के बाद एक बार डिफेंस करने के बाद होजे अल्डो बाय बाय कह देगा। एक और बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि होजे अल्डो ना एक ऐसे खिलाड़ी है जिसको एक और फाइट की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है अगर उसको लगता है कि उसको रिटायर होना चाहिए तो यही सही समय है, रिटायर हो जाना चाहिए। उसने बहुत कुछ अचीव कर चुका है। वहीं मराब के लिए ये अभी तक का सबसे बड़ा टेस्ट है, और माने ना माने मेरा मानना है कि वो उस टेस्ट के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि मराब के जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं। होजे के भी हैं, बट मराब के भी हैं। मराब को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है? ओवर एस्टिमेट भी मत करिएगा, बट अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है पॉल अकोस्टा वर्सेस लूक रॉकहोल्ड। माय अपॉलॉजीज। सबसे पहले तो मैं इस बात को समझना नहीं चाहता कि भाई पॉल अकोस्टा ऐसे कौन सी दवाई खाएगा, या फिर कोई इंजेक्शन इंजेक्शन उसके पिछवाड़े में लगा के उसका आइटम निकाल के पता नहीं कैसे वो वजन कम करेगा, 185 में लाएगा। हमने पिछली दोनों फाइट देखी हैं पॉल अकोस्टा की। पॉल अकोस्टा बेहतरीन फाइटर है, बट वो जो कर रहा है मुझे नहीं लगता कि उसको करना चाहिए। अपने शरीर के साथ, शरीर कोई गुब्बारा नहीं है तो जब चाहो तुम हवा निकालो और जब चाहो तुम हवा भर लो। एक निश्चित टाइम ही तुम ये कर सकते हो, और इसके जो है ना बाद में जाके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। आप देख लेना जो बॉडी बिल्डर हैं उनके शरीर का क्या होता है बाद में जाके। और बॉडी बिल्डर तो फिर भी इतनी बदतमीजी नहीं करते अपने कैरियर के साथ, शरीर के साथ, जितनी पॉल अकोस्टा जैसे लोग करते हैं, ठीक है? पॉल अकोस्टा अभी नंबर 1 कंटेंडर से दुनिया भर का मजाक बन बैठा है। वैसे अगर आप पॉल अकोस्टा को ट्विटर में फॉलो करते हैं ना तो ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग, राइट? उसकी वो जो पिक्चर्स होती है ना, क्या कहते हैं उसका, प्रोफाइल। अरे यार, मैं सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं हूँ। फेसबुक मेरा है नहीं, ट्विटर में मैं सिर्फ देखता हूँ, और इंस्टाग्राम मेरे को पता भी नहीं कि काम कैसे करता है। तो क्या कहते हैं उसको, आई एम एक्चुअली
आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर बाय द वे, बट आई एम सोशल मीडिया लडाइट, या अदरवाइज आई एम प्रीटी डिसेंट एट टेक्नोलॉजीज। एनीवेज, दूसरी तरफ है लूक रॉकहोल्ट। अगर आप में से कुछ लोग लूक रॉकहोल्ट को नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि ये आदमी चैंपियन रह चुका है 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। और शायद लूक रॉकहोल्ट, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो स्ट्राइक फोर्स का जब एक्विजिशन हुआ था उसके बाद से जो आए थे, उनमें से बहुत कम लोग रह गए हैं। उन्हीं में से एक है लूक रॉकहोल्ट, जो वहां भी चैंपियन था और यहाँ भी आके चैंपियन बना। अगर माइकल बिस्बिंग से बदतमीजी नहीं हुई होती तो लूक रॉकहोल्ट को आज भी लोग याद रखते अच्छे फाइटर के तौर पे, मजाक के तौर पे नहीं। लूक रॉकहोल्ट साहब चैंपियन थे और उन्होंने मजाक उड़ाया बिस्बिंग का, और अगले ही दिन बिस्बिंग ने नॉकआउट कर दिया उनको, है कि नहीं। फाइट तो हारे ही हारे, इज्जत भी अलग से गई। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब वो जो चूतिया जो बार बार आके कमेंट करता है कि आप फाइट के अलावा और कोई बात मत किया करो, तो ठीक है, ये मेरा टैटू है दोस्त, इसका मतलब होता है इन्वेक्टस मने हो, राइट। जो आदमी अभी हारा नहीं है, जो आदमी अभी मरा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मेरी राह कहाँ तक ले जाएगी और कैसे जाना है। आप में से कई लोग बहुत अच्छी सलाह देते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता भी हूँ, एक एक करके, ठीक है। पर अगर कोई ऐसी बोलेगा कि नहीं आप चेंज हो जाओ, मैं क्यों चेंज होऊंगा। आप समझने की कोशिश करो, इस चैनल के भी 950 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, है ना। 950 सब्सक्राइबर में से 940 मेरे को पसंद करते हैं जैसा कि मैं हूँ, मैं उनके लिए हूँ। उन 10 के लिए नहीं है जो आके बोलते हैं कि आप ऐसा करो। भाई जो ऐसा कर रहा है आप उसके पास जाके देख सकते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैंने बहुत लंबी ज़िंदगी जी है, मैंने सफलता भी देखी है और असफलता भी देखी है, लंबी सफलता देखी है, लंबी असफलता देखी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और जितना कुछ अचीव किया है उससे डबल लॉस किया है। तो मेरा नॉलेज अगर आपको जाता है ना, तो आप यूज़ करिए उसको। आपको अपनी गलती करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी गलतियों से सीखिए, है कि नहीं। खैर, जहाँ तक लूक रॉकहोल्ड की बात है, क्या वो इस फाइट को जीत सकता है? मेरा मानना है कि हाँ, जीत तो सकता है। क्या पॉल अगस्टा जीत सकता है? पहली बात तो मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि पॉल अगस्टा वेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो किस कंडीशन में होगा, ठीक है। वैसे पॉल अगस्टा का जो कोच है ना, अल्वारेसीन, वो भी बहुत खतरनाक टाइप से, मतलब रंगीला आदमी है बहुत। पॉल अगस्टा भी बहुत रंगीला है। एनीवेज, दोनों ही फाइट जीत सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि ये कौन सा लूक रॉकहोल्ड आएगा यहाँ पे। 185 में ही फाइट हो रही है, लूक रॉकहोल्ड कौन सा आएगा? माइकल बिस्बिंग के पहले वाला लूक रॉकहोल्ड दोस्त वन ऑफ द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड था। पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट में से एक था वो, वन ऑफ द बेस्ट पाउंड फॉर पाउंड फाइटर था। पर मैं ये नहीं कह सकता ना आपसे कि मैं 16 साल की उम्र में बहुत अच्छा था इसलिए आपके लिए आज भी अच्छा हूँ। हमें देखना होगा कि आज आप कैसे हैं, है कि नहीं। एनीवेज, नेक्स्ट फाइट है कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। दोस्त, कमारू उस्मान के सारे इंटरव्यू में जितने भी देख रहा हूँ उसमें मेरे को लियोन एडवर्ड्स नज़र नहीं आ रहा है। कमारू उस्मान शानदार फाइटर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट में उसका ध्यान कम लियोन एडवर्ड्स में नहीं है। ये बात अलग है कि लियोन एडवर्ड्स का ध्यान पिछले 5 साल से सिर्फ एक आदमी पे है और उसका नाम है कमारू उस्मान। अगर आप में से किसी को लगता है ना कि वो फाइट टक्कर की नहीं होगी तो आप गलतफहमी में हैं। कि दोस्त, टेक्निकली कमारू उस्मान बेहतर है। आज से आप 2 साल पहले गए होते ना, तो मैं जब ये वीडियो बना रहा होता, मतलब आप आगे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट अगर मैं ऐसी बात कर रहा होता तो वो सिंपल बकर होती ना कि अगर ग्राउंड पे फाइट जाएगी तो कमारू जीतेगा और कमरुद्दीन जीतेगा, और अगर ग्राउंड में फाइट नहीं जाएगी तो लियोन एडवर्ड्स जीतेगा। पर मैंने पिछले 2 सालों में दोनों में अलग अलग चीजें देखी हैं। एक में एक कमी देखी है, दूसरे में एक में एक कमी और एक में एक सुधार देखा है, दूसरे में भी सुधार देखा है। कमारू उस्मान कहीं बेहतर स्ट्राइकर है। ये बात मतलब अजीब सी है कि वो जब सैनफोर्ड एमएमए में था तो उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकिंग कोच था, तब उसकी स्ट्राइकिंग बेहतर नहीं हुई। ट्रेवर विटमैन के पास जाके उसकी स्ट्राइकिंग बेहतर हुई। और कमारू उस्मान के पास इतना बेहतरीन नॉकआउट पावर है कि वो जैब में नॉकआउट कर देता है आपको, ठीक है। वहीं
दूसरी तरफ लियोन एडवर्ड्स का रेसलिंग गेम जिस बार कमारू उस्मान से फाइट किया था ना, उससे 10 गुना बेहतर है दोस्त। कमारू उस्मान को अगर फाइट जमीन पे ले जानी हुई ना तो बात इतनी आसान नहीं होगी। हाँ, एक बार अगर टेक डाउन हो जाता है ना तो कमारू उस्मान ग्राउंड एंड पाउंड बहुत खतरनाक करेगा, क्योंकि कमारू उस्मान के पास बहुत, मतलब मैं मान भी नहीं सकता साला 170 में इतना पावर होता है। कमारू उस्मान के पास इतना पावर है कि 185 वाले को नॉकआउट करे। ठीक है, मतलब पुराने जो 170 हैं वो उसके सामने कहीं भी लगते नहीं पावर के मामले में। ठीक है, जहां तक लियोन एडवर्ड्स की बात है, लियोन एडवर्ड्स ने एक और कमी दिखाई है। नेट डियस का आखिरी का 1 मिनट का पंच याद है वो, जिसमें लगभग नॉकआउट हो गया था लियोन एडवर्ड्स। ये कमी है। अगर आप नेट डियाज से ना नॉकआउट होते होते बचते हो ना, तो कमारू उस्मान आपका क्या हाल करेगा ये पता नहीं। पर वही हो सकता है, नेट डियाज को हो सकता है लियोन एडवर्ड्स वैसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहा हो जैसे कि कमारू उस्मान अभी लियोन एडवर्ड्स को कर रहा है। कौन किसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, कौन किसके लिए कितनी तैयारी करके आया है, ये तो अपने को जिस दिन फाइट होगी उसी दिन पता होगी। हम कोशिश करेंगे कि हर फाइट के बारे में डिटेल में बात करें फाइट से पहले। ठीक है, अभी इसके लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, हो सके तो शेयर कीजिए। शेयर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बात करिएगा, मैं हर कमेंट देखता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और अपने नो का ख्याल रखिए, क्योंकि खुशी कुछ भी नहीं है मेरे भाई अगर किसी के साथ तुम बांट नहीं सकते हो उसको तो। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।